नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है लंग्स, इसलिए इनकी सुरक्षा करना बेहद जरूरी है। लंग्स लगातार हमारे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि बड़ी बीमारियों की वजह बन जाती है। अगर समय रहते हम इन इन्फेक्शन को समझकर उनका इलाज करवा लेते हैं तो हम बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज आइए, आपको हम बताएंगे लंग्स के इन्फेक्शन के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे स्वस्थ इनको बनाए रखें। आज हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपके तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। और इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर दीपक प्रजापत, जो कि श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंकित भाटिया, जो कि श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। नमस्कार। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि लंग्स इन्फेक्शन के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे इनके लक्षण। साथ ही अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012071537887। साथ ही एक और नंबर हमारा है 012071538226। ये हमारा नंबर है, इस पर आप फोन करके हमारे एक्सपर्ट से आपके सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको हेल्दी रहना है तो अपने फेफड़ों की सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके लंग्स ही ऑक्सीजन को फिल्टर करके आपके शरीर तक पहुंचाते हैं। तमाम इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तमाम सवालों के जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दीपक और डॉक्टर अंकित जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीपक, मैं पहले आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम फेफड़ों की बात कर रहे हैं, तो जरूरी इसमें पहले ये जानना हो जाता है कि फेफड़ों के आखिर मुख्य रोग कौन कौन से हैं। देखिए, यदि हम बात करें ओवरऑल चेस्ट इन्फेक्शंस की, चेस्ट इन्फेक्शंस में सबसे कॉमन जो इंडिया में पाया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस है। इसके बाद यदि बात करें तो फंगस के इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है। इन दिनों में वायरस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो ये 4 मुख्य रूप से इन्फेक्शंस होते हैं जो लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं जी। और स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड उनको हम बोलते हैं, डायबिटिक हैं या कीमोथेरेपी पे हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, या फिर HIV के पेशेंट्स हैं, तो इन पेशेंट्स की जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी वीक होती है, जिसके चलते ये जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ने के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तो इन लोगों को ज़्यादा सावधानी लेने की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। पर ऐसा नहीं है, इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन सीवियरिटी की बात करें तो सीवियरिटी इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होती है और जान का खतरा भी बन सकता है। जी बिल्कुल डॉक्टर दीपक। डॉक्टर अंकित, यदि मैं आपके पास आऊँ, फेफड़ों में इन्फेक्शन की यदि हम बात करें तो इसमें लक्षण कौन कौन से हैं कि हम वो लक्षण देखकर हम समझ सकते हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। देखिए, फेफड़ों के इन्फेक्शन में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो भी कारण होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं। जैसे कि आजकल सबसे कॉमन है वायरल इन्फेक्शन। तो वायरल इन्फेक्शन में यूजुअली अगर आप देखेंगे तो लंग के इन्फेक्शन में आपको सबसे पहले गला ख़राब होगा, जुकाम लगेगा, खांसी आएगी, बुखार आएगा। अगर आप उसके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लेते हैं तो उसमें बलगम, खांसी के साथ बलगम आता है, जिसका कलर थोड़ा सा वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तेज़ बुखार आ सकता है, बुखार के साथ बॉडी में पेन होता है, हेडेक होता है। अगर इसमें थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन और सीवियर होता है तो आपका इसमें खांसी में खून आ सकता है जी। थोड़ा और अगर सीवियर देखें तो आपका इसमें वेट लॉस हो सकता है, वज़न कम हो सकता है, आपको भूख लगना कम हो सकती है, छाती में पेन हो सकता है। तो इन्फेक्शंस के जो सिम्टम्स अगर आप देखेंगे तो वो छोटे से छोटा हो सकता है, जैसे कि गला ख़राब होना, नज़ला होना, वहाँ से लेकर कोई सीवियर इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें खांसी में खून आ सकता है, वज़न कम हो सकता है, छाती में पेन हो सकता है। तो मुख्य जो सिम्टम्स हैं वो यही होते हैं: खांसी आना, तेज़ बुखार होना, छाती में पेन होना, बॉडी एक होना, वीकनेस महसूस करना, गला खराब होना, खांसी में खून आना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं लंग्स में इन्फेक्शन के। जी, तो आपने तमाम ये सिम्टम्स बताए। डॉक्टर दीपक, यदि जो सिम्टम्स की यदि हम बात कर रहे हैं, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं, जो दर्शक हमारे बैठे हुए हैं, उनके जानने वाले या किसी में इनके सिम्टम दिख रहे हैं, तो वो जाकर कौन से टेस्ट करवाएं,
इसके लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी होते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी टेस्ट जो होता है, सबसे पहले मुख्य रूप से चेस्ट एक्सरे ज़रूर करवाना चाहिए। अगर लंग्स में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसका पहला जो दिखता है लक्षण या सिम्टम, जिसको हम कहते हैं कि पहला लक्षण जो दिख रहा है किसी लैब की रिपोर्ट में, तो वो एक्सरे के अंदर आएगा। इसके अलावा कुछ ब्लड के टेस्ट भी होते हैं जो कि इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन डिपेंड करते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। और यदि डाउट हमें ट्यूबरक्लोसिस का है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि खांसी अगर किसी को है और वो 2 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी है जी, तो ऐसे लक्षण के रूप में बलगम का टेस्ट सबसे ज़रूरी होता है चेस्ट एक्सरे के साथ। आप बिल्कुल जिस तरीके से हम बात करें इन्फेक्शन की, यदि बात हम करें कि फेफड़े इन्फेक्टेड ही ना हो, इसके लिए किन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है डॉक्टर दीपक? देखिए, कुछ सावधानियां हैं जो ली जा सकती हैं, जैसे कि अगर आप रेगुलर तौर पर एक्सरसाइज करते हैं, फेफड़ों की एक्सरसाइज करते हैं, या फेफड़ों की एक्सरसाइजेज में मुख्य रूप से ब्लोइंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि लंग्स को हेल्दी रखने के लिए की जाती हैं, गुब्बारा फुलाने वाली एक्सरसाइज होती है, तीली बुझाने वाली एक्सरसाइज होती है। आप अपने लंग्स की सारी हवा पूरी तरीके से बाहर निकाल के अंदर लें, इस तरीके की प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनके ज़रिए आप लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ संतुलित आहार जो हम जिसे कहते हैं डाइट के अंदर, यदि आप अपने पोषक तत्व ठीक से लेंगे, जैसे कि प्रोटीन डाइट अगर ज़्यादा लेंगे तो उससे भी लंग्स की जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो ज़्यादा अच्छी बनती है और इन्फेक्शन होने का डर कम रहता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि कौन से ऐसे भोजन में पदार्थ हैं जो हम ले सकते हैं, तो उनमें ड्राई फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दालें जो होती हैं, सोयाबीन है, चने हैं, इनका सेवन करिए ताकि जो शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम ना हो और शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर ना पड़े। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम फेफड़ों को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं। हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए आप। लेकिन देखिए, पहले मैं अपील करूंगी दर्शकों से कि अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम करिए लीजिए, म्यूट कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल करिए। हेलो जी जी बोलिए। जी आप अपना सवाल करिए। हाँ सर, गंगानगर से बोल रहा हूँ जी। हाँ सर, मेरे 7-8 महीने से नाक में और एक आंख में पानी आ रहा है और गला खराब है सर, गले में खराश आ रही है जी। और कभी कभी रात को थोड़ी बहुत खांसी, हल्की खांसी आ जाती है, तो मैं सिट्रोजिन वगैरह ले रहा हूँ, उससे थोड़ा आराम है, बाकी ज्यादा आराम नहीं है सर, क्या करूँ मैं? जी डॉक्टर अंकित जी, देखिए आपको सांस में आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा, आपको कोई सांस में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं सर, सांस में तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे। सांस लेते हैं, आवाजें तो नहीं आती रात को? नहीं जी, आवाजें नहीं आती है। अच्छा, आप स्मोक तो नहीं करते? नहीं सर, कोई तरह का स्मोक नहीं करता सर, मैं सिर्फ सिलाई का काम करता हूँ सर, टेलर हूँ मैं। अच्छा, देखिए आपका जो आप मुझे बता रहे हैं वो यही है कि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम ज़्यादा लग रही है। इस केस में हम लोग इस चीज़ को एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस बोलते हैं, जिसमें आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है, उस एलर्जी के कारण आपका नाक बहता है, आंखों में से पानी आता है। ये अगर अक्सर ज़्यादा अगर हो जाता है और अगर ये 7-8 महीने जैसे आप बता रहे हैं, इसमें अगर ज़्यादा एलर्जी हो जाती है और ज़्यादा पानी निकलने लग जाता है, तो इसमें साइनस होते हैं, जो हमारी नाक के बगल में 2 छेद होते हैं, ऊपर भी कुछ छेद होते हैं, इसको साइनसेस बोलते हैं। इसमें इन्फेक्शन हो जाता है या इसमें इसकी लाइनिंग मोटी हो जाती है, तब इस चीज़ को हम लोग एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस बोलते हैं। आपका केस मुझे वैसा ही कुछ लग रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपने आसपास के किसी लंग्स के स्पेशलिस्ट या फिर ENT स्पेशलिस्ट को एक बार जाके दिखाएं। हमें आपके जो नाक के आसपास का एरिया है उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और आपको उस तरीके की दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। बट आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि आप जिस चीज़ से पानी आ रहा है, जिस चीज़ से आपकी नाक बह रही है, वो क्या चीज़ है, आपको आसपास घर में देखनी चाहिए कि कहीं धूल मिट्टी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे आप एक्सपोज होकर आपके नाक बह रहा है या आपकी आँखें बह रही हैं। तो ये चीज़ें आपको नज़र देखनी चाहिए। बाकी अपने घर के आसपास किसी ENT और कोई लंग्स के स्पेशलिस्ट को जाके एक बार दिखा के आइए। बिल्कुल।
देखिए, हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर अंकित, एक सवाल हमारा और आया है। जिस तरीके से उनका कहना है, इनकी एज 60 से 62 साल के करीब है और उनका बीपी लगातार शूट होता है, बीपी भी 100 से ऊपर हमेशा होता है। तो इसके लिए उनका सवाल है कि क्या करना चाहिए? देखिए, बीपी अगर शूट हो रहा है और खासकर अगर आपकी एज ज़्यादा है तो एक डेंजरस चीज़ है। बीपी अगर ज़्यादा टाइम तक बढ़ा हुआ रहता है तो काफ़ी सारे ऑर्गन्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। खासकर इसमें किडनी सबसे पहले आती है। अगर बहुत ज़्यादा अगर ब्लड किडनी में जा रहा है तो किडनी लॉन्ग टर्म में डैमेज हो जाएगी। और 60 साल के हैं तो ऑब्वियसली जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो थोड़े वीक होने ऑलरेडी स्टार्ट हो जाते हैं। तो बीपी अगर हाई रहता है तो सबसे पहले किडनी को असर करता है। बट काफ़ी लोग हम लोग देखते हैं कि बीपी हाई होने की वजह से रात को अचानक ब्रेन की नसें फट जाती हैं और स्ट्रोक हो जाता है। तो इस चीज़ से हमेशा बचे रहना है। बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो इसको बीपी को मॉनिटर करके बीपी के प्रॉपर दवाइयाँ लीजिए। आपका नमक जो की क्वांटिटी जो हम बॉडी में लेते हैं वो नमक हमारा यूजुअली इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने में नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना हो। अपने घर के आसपास के किसी फिजिशियन को जाके दिखाएं, बीपी की प्रॉपर दवाइयाँ शुरू करें। एक हार्ट का चेकअप ज़रूर कराएं, किडनी का चेकअप ज़रूर कराएं। ये दोनों ऑर्गन्स बीपी से रिलेटेड होते हैं, तो ये दोनों ऑर्गन्स का चेकअप प्रॉपर तरीके से कराएं। और नमक की जो आपकी इनटेक है, जो नमक आप डेली खाने में लेते हैं, नमक थोड़ा सा कम करें। जी, तो कुल मिलाकर बीपी की समस्या है तो नमक का इंटेक इसमें कम करना है। डॉक्टर दीपक, अभी हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से फेफड़ों के इन्फेक्शन में क्या क्या खाना चाहिए। आपने बताया कि ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, दाल, कुल मिलाकर इंटेक प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। यदि हम बात करें क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो फेफड़ों के इन्फेक्शन में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, वो आप दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर हम बात करें कि क्या नहीं खाना चाहिए तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट डायबिटिक है कि नहीं है, हाइपरटेंसिव है कि नहीं है, अंडरलाइन कोई डिजीज़ है कि नहीं पेशेंट में। कुछ लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं तो उनको अपना शुगर का कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मीठा ना खाएं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे कि ओवर मील लोग ले लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिसकी फुलावट होती है और पेट में फुलावट होने की वजह से जो सांस की समस्याएं हैं वो और बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ ज़्यादा फैटी मील ना लें। अगर ज़्यादा फैटी मील लेंगे तो उससे लिवर के ऊपर असर आता है और अगर बॉडी का एक ऑर्गन डिस्टर्ब होता है तो वो बाकी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो कुल मिला के बात है कि ओवर फीड ना करें, जो भी खाएं संतुलित मात्रा में खाएं, नॉर्मल मात्रा में खाएं और अपने शुगर लेवल्स का ध्यान रखें, शुगर लेवल्स को बढ़ने ना दें। कुछ यही परामर्श। तो कुल मिलाकर लाइफस्टाइल को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे कॉलर्स भी लगातार बने हुए। जी, स्वागत है आपका, सवाल करिए आप अपना। नमस्ते। नमस्ते जी जी, सवाल करिए। हाँ, मेरे बार बार जुकाम होता है, जी। डॉक्टर दीपक जी, देखिए, यदि आपको बार बार जुकाम होता है इसका मतलब ये है कि आप एलर्जिक हैं और ज़्यादातर आपको जुकाम तब होता होगा जब भी मौसम चेंज होता है या किसी डस्ट से या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे अगर कोई एक्सपोजर होता है उसके चलते आपके नाक से पानी आ सकता है। तो यदि आपको एलर्जी की समस्या है तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप रूटीन तौर पर गर्म पानी की भाप ज़रूर लें। अगर आप कर सकते हैं तो जल नीति का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप साइनसेस को क्लीन रख सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपको सांस लेने में कोई समस्या हो रही है, खांसी हो रही है, तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके पर्याप्त उपचार करवाना चाहिए। हो सकता है कि ये एलर्जी जो है एस्थमा में कन्वर्ट हो रही हो, तो उसके लिए कुछ इनहेलर्स या जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर आपको देंगे उसका आप सेवन कीजिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर अंकित, जिस तरीके से भी हम बात भी कर रहे थे लाइफस्टाइल को लेकर, यदि बात हम लाइफस्टाइल की करें तो लोगों को किन आदतों को बदलने की ज्यादा जरूरत है, या हम कहें कि किन चीजों के सेवन से फेफड़े के खराब होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, या किन आदतों को बदले जिससे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे? देखिए, बहुत आसान है बोलना बट थोड़ा करने में कठिन होता है। लंग्स की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो सीधा ही बाहर पर्यावरण से कनेक्टेड होते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा हम जो बाहरी जो भी सांस ले रहे हैं, जो भी आपके एनवायरनमेंट में है, चाहे वो धूल मिट्टी हो, चाहे वो जो भी कीटाणु हो, वो सीधा नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाते हैं जब आप सांस लेते हैं। तो लंग्स जो होते हैं वो सारा टाइम 24 घंटे एक्सपोज रहते हैं बाहर की चीज़ों से। तो बाहरी एनवायरनमेंट जैसा भी होता है उस हिसाब से आपके लंग्स को दिक्कतें आती हैं।
तो आप जो भी कुछ इनहेल कर रहे हैं या जो भी सांस ले रहे हैं वो सारा लंग्स में जा रहा है और वो आपको परेशानी कर सकता है। तो मेरा कहना ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने हाथों को हमेशा धोते रहें, हाथों को साफ रखें, बार बार हाथों को नाक में या मुंह में बार बार टच ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है जो भी चीज़ें आप बाहर टच कर रहे हैं, कोई भी इन्फेक्शन टच कर रहे हैं, कोई भी वायरस अगर किसी चीज़ में आ रहा है, अगर वो बार बार आपके नाक के आसपास टच करेंगे तो वो चीज़ें आपके लंग्स में जाके आपको इन्फेक्शन पैदा कर देंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। दूसरा है अपना खान पान, जो अपना हाइड्रेशन है, अपने बॉडी में जो पानी की मात्रा है वो मेंटेन रखें, क्योंकि अंदर का जो बलगम होता है या अंदर की जो लंग्स की लाइनिंग होती है उसमें अगर अच्छा हाइड्रेशन मिलता है, अगर उसमें मॉइस्चर अच्छा मिलता है तो वो हेल्दी रहते हैं। बट एक क्वेश्चन है, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, बट नॉर्मल मरीज, नॉर्मल लोगों के लिए नॉर्मल अच्छा पानी पिएं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा रहेगा तो लंग्स हेल्दी रहेंगे। तीसरी चीज़, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, सिगरेट स्मोक, बीड़ी, तंबाकू वगैरह ये सब चीज़ें ना लें, क्योंकि इससे क्या होता है लंग के जो डिफेंसेस होते हैं, जो लंग की आपकी लंग को लड़ने की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। तो स्मोकिंग जो भी कर रहे हैं वो अपना कम करें, बंद करें, बीड़ी जो भी पी रहे हैं उसको कम करें, बंद करें। आपको अगर आप बीमार हैं या आप, तो ऐसे केस में आपको कोई जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ हैं, एकदम बंद मेट्रो स्टेशन, मेट्रो हो गया या भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स हो गए, इसमें नहीं जाना चाहिए, या जाना भी है तो मास्क पहन के जाएं। तो इससे क्या होगा, तो डॉक्टर क्या कह सकते हैं हम कि जो मास्क है वो एक सुरक्षा कवच के तौर पर काम कर सकता है फेफड़ों के लिए? यस, जो कोरोना वायरस की वजह से हमने मास्क पहनना स्टार्ट किया है, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस अगर हम पहनते रहेंगे तो इससे बहुत सारे इन्फेक्शंस कम होंगे, क्योंकि आप अगर भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ में जाएंगे तो बहुत लोग बीमार होंगे, तो आपस में इन्फेक्शन फैलता है। तो इससे अगर मास्क पहनेंगे तो इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है और इसको आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। जिस तरीके से डॉक्टर दीपक अभी जिक्र किया डॉक्टर अंकित ने कि कोरोना काल का, बात यदि हम कोरोना काल की करें तो कोरोना के समय में ऑलमोस्ट हर किसी के फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसको कोविड हुआ उसे भी और जिसको नहीं हुआ उसे भी। तो कोरोना के बाद फेफड़ों को खास ख्याल कैसे रखें उनका, और ये कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए, पहली बात तो है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी भी चल रहा है। तो सबसे पहली सावधानी तो ये कि कोरोना को फैलने से अभी भी रोकना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मास्क लगाना बंद कर चुके हैं, उनसे दरखास्त यही है कि मास्क ज़रूर लगाएं कहीं भी जाएं। ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, बाकी इन्फेक्शंस के लिए भी ज़रूरी है। फ्लू का इन्फेक्शन है और बाकी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारे इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं। तो इसलिए मास्क का उपयोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। अगर उन पेशेंट्स को भी जिनको कोरोना हो चुका है या उन पेशेंट को जिन्हें कोरोना नहीं भी है लेकिन कुछ अर्ली सिम्टम्स उनको दिख रहे हैं, ये सारे पेशेंट्स अपने रेगुलर एक्सरसाइज प्लान को फॉलो करें रेगुलरली। तीसरा, योगा के ज़रिए भी आप काफ़ी हद तक अपनी मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं, अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो दो चीज़ें काम करती हैं, लंग्स होते हैं, उसके ऊपर सांस लेने की मांसपेशियाँ हैं। दोनों ही चीज़ें अगर स्वस्थ रहेंगी तभी हम सांस ठीक से ले पाएंगे। तो यदि आपके फेफड़ों के अंदर कुछ कमी आ गई है कोरोना की वजह से, तो उनको कंपनसेट करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, संतुलित आहार लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा कीजिए, गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आपके लंग्स स्वस्थ रह सकें। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, रेगुलर वैक्सीनेशन। निमोनिया के लिए और फ्लू के लिए वैक्सीन्स लगती हैं, तो हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 65 साल से ऊपर है उन लोगों को तो ज़रूर ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन करवाना ही चाहिए। इसके अलावा वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, डायबिटिक हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, या फिर जो एस्थमेटिक्स हैं, COPD के पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों को भी वैक्सीनेशन रेगुलर तौर पर अपनी करवानी चाहिए। जी, चर्चा हम इस पर जारी रखेंगे। इसी बीच हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए आप। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम करिए, उसके बाद अपना सवाल रखिए। मैडम, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। हेलो जी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम रखिए, उसके बाद अपना सवाल करिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान जालोर से। जी जी, बोलिए। तो मैडम, मेरा ये है कि मेरा जो छाती दर्द कर रहा था, तो उसके बारे में मैंने कुछ बाजार से दवा, मेडिकल से दवाई ली थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे।
जी, एक बार आप अपना सवाल दोहराएंगे? हाँ, तो मेरा दर्द का तो जो मैंने एक कैंगिन वाटर करके कोई जापान का कोई प्रोडक्ट है, जापान का। जी। हाँ, तो उसमें मैंने कुछ पानी पीना चालू किया था। मैंने जो पानी पिया तो मेरा छाती का दर्द भी मेरा खत्म हो गया था, और मेरे पिताजी के करीबन गैस की प्रॉब्लम ज्यादा थी, खांसी की थी। जी, तो आपका सवाल रखिए, आप सवाल क्या है आपका? हाँ, तो वो पानी पीने से सही हो गया था, तो दवाई खाने से क्या प्रॉब्लम रहता है? मैंने अभी टीवी पे देखा था कि नॉर्मल पानी पीना चाहिए, जो नॉर्मल पानी कितना पिए इसका पीना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर दीपक, आप इनका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, यदि आपको कोई किडनी की समस्या नहीं है, कोई हार्ट की समस्या नहीं है, तो उन लोगों को रेगुलर तौर पर 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अगर आप गर्म पानी पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो नॉर्मल पानी पीजिए। ठंडा पानी, फ्रिज का पानी ना पिए तो ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से भी हम चर्चा कर रहे थे कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना के समय में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखा गया है कि लोगों के फेफड़ों में समस्याएं आई, और ये भी देखा जा रहा है कि कोरोना से जो लोग ठीक हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं, उनको भी फेफड़े की समस्या है, सांस लेने में परेशानी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में परेशानी होती है। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अंकित? जी, कुछ पेशेंट्स रह गए हैं जो कोरोना काल में, जो इनके लंग्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था, वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि उनके लंग्स बहुत टाइम लगा रहे हैं ठीक होने में। जी, ऐसे पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कहना चाहूँगा कि अपने एक तो डॉक्टर के संपर्क में रहे, नंबर 1। नंबर 2, एक एक्सरसाइज आता है जिसको इंसेंटिव स्पायरोमेट्री बोलते हैं, उसमें 3 बॉल्स होती हैं और एक पाइप होता है। जितने भी कोरोना वाले पेशेंट्स होंगे उसमें मोस्टली सबको पता होगा कि वो कैसी एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज ज़रूर सुबह शाम करें, उससे लंग्स के जो मसल्स हैं, लंग्स की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। प्राणायाम अगर कर सकते हैं, जो भी लंग्स वाले योगा हैं वो कर सकते हैं। वो एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है जिसमें आप नाक से सांस अंदर लेते हैं और मुंह थोड़ा सा बंद करके सांस धीरे धीरे करके बाहर निकालते हैं। ये एक्सरसाइज, ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि आपको लंग्स की एफिशिएंसी आपको इम्प्रूव करनी है, क्योंकि लंग्स आपके डैमेज हो चुके हैं, आपको उसको इम्प्रूव करना है। तो ये तो होगी लंग्स की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने वाली बात। दूसरी चीज़ है कि इनको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन, जो अभी डॉक्टर दीपक ने बताया कि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो कोरोना का आपको वैक्सीनेशन तो लग ही रहा है, बट साथ साथ फ्लू और न्यूमोकोकल की वैक्सीन्स आती हैं जो हर साल या हर 5 साल में लगती है। ऐसे में जो ऊपर से और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, आपके लंग्स वीक हैं तो आपको और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो ऐसे में वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स आती हैं। एक फ्लू की वैक्सीन आती है जो हर साल लगती है, एक न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है जो बैक्टीरिया निमोनिया के लिए होता है, वो हर 5 साल में लगता है। तो अपने डॉक्टर के संपर्क में ये वैक्सीन जरूर लगवाएं, एक्सरसाइज अच्छी तरह करें और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें। बिल्कुल। तो इन तमाम बातों का ख्याल रख के आप अपने फेफड़ों को हेल्दी रख सकते हैं, और इसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर दीपक, डॉक्टर अंकित, तमाम सवालों के जवाब के लिए। डॉक्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।